कल से सदन एक गंभीर समस्या पर चर्चा कर रहा है। पक्ष और विपक्ष के कुल मिलाकर 53 सदस्यों ने इस विषय पर अपने अपने विचार, सुझाव, कुछ अवलोकन भी रखे हैं, कुछ जानकारियां भी दी है और कुछ ग्रीवेंसेस भी रखे हैं। मैंने कल रात को और आज सुबह सारी चीजों को ध्यान से देखा है। मैं सबसे पहले तो सदन के हरसिमरत बहन से शुरू कर पाटिल साहब तक जिन 53 सदस्यों ने अपने मूल्यवान विचार रखे हैं, उनका सरकार की ओर से और समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस विषय को राजनीतिक रंग देने की जगह इस विषय को एक समस्या के नाते सदन ने बहुत गंभीरता से लिया है। क्योंकि हम सब लोग राजनीतिक है, अलग अलग राजनीतिक दल से आते हैं, सत्ता में है, विपक्ष में है, तो थोड़ा बहुत तड़का लगता है राजनीति का। पर उसके तारतम्य को अगर निकाले चर्चा के, तो यहां के हो या वहां के, सभी सदस्यों ने इस बात को स्वीकारा है कि गंभीर समस्या है, हमारी नस्लों को बर्बाद करने वाली समस्या है और अब आगे जाकर ये कारोबार से जो मुनाफा होता है वो आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए भी उपयोग में आता है। इसके गंभीर प्रकार के साक्ष्य और सूचनाएं भी तंत्र के पास उपलब्ध हुई हैं। मैं सबसे पहले देश के गृह मंत्री के नाते नरेंद्र मोदी सरकार का संकल्प इस गृह के अंदर दोहराना चाहता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में मोदी जी ने नशा मुक्त भारत का संकल्प समग्र देश के सामने रखा है और जब से सरकार बनी तब से गंभीरतापूर्वक इस दिशा में ढेर सारी कार्यवाही भी हुई। मैं सदन को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की ड्रग के कारोबार पर और उसके मुनाफे से आतंकवाद के वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम सख्ताई से इसको जीरो तक ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, ड्रग का प्रचार प्रसार न केवल हमारी आने वाली नस्लों को खोखला करता है, लाखों लाखों परिवारों को बर्बाद करता है और कई प्रकार के सामाजिक दूषण भी कानून और व्यवस्था से जुड़े हुए भी इससे खड़े होते हैं। आगे मैंने कहा, ऐसे आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए भी इसके मुनाफे का जो देश भारत में आतंकवाद को बढ़ाना चाहते हैं, समर्थन देना चाहते हैं, वो इसका उपयोग करते हैं और देश के अर्थतंत्र के अंदर ये डर्टी मनी की प्रेजेंस देश के अर्थतंत्र को भी खोखला करती है। इसलिए जो नरेंद्र मोदी जी ने, देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने गृह विभाग के सामने एक लक्ष्य रखा है नशा मुक्त भारत का, मैं निश्चित रूप से इस सदन को
आश्वासन देना चाहता हूं, आश्वस्त करना चाहता हूं कि लक्ष्य की पूरी परिपूर्ति के लिए हमारी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मान्यवर, ये लड़ाई न केंद्र की है, न राज्य की है, न कोई एक विभाग की है। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों ने मिलकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसका परिणाम लाना है तो बहुआयामी लड़ाई लड़े बगैर ये परिणाम नहीं आ सकता है। बॉर्डरों को से भी ड्रग की एंट्री को रोकना पड़ेगा। एयरपोर्ट और बंदरगाहों से भी ड्रग की एंट्री को रोकना पड़ेगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भी सतर्कता के साथ इन टोटो जो योजना बनी है इसका एक हिस्सा बनकर एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य की एंटी नारकोटिक्स सारी एजेंसियों ने भी एक पेज पर रहकर काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ पुनर्वसन और व्यसन मुक्ति के लिए समाज कल्याण विभाग और हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी साथ में रहना पड़ेगा। इसके सभी आयामों को अगर हम एड्रेस करते हैं और सभी आयामों को ये लड़ाई के अंदर एक समान तीव्रता से जोड़ते हैं, तभी जाकर हमारा ड्रग फ्री इंडिया का स्वप्न साकार हो सकता है। मान्यवर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लड़ाई केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर लड़नी है। हमारे संघीय ढांचे में राज्य सरकारें कई सारी पार्टियों की होती है, कई बार केंद्र में भी मिली जुली सरकारें आती हैं, परंतु मैं आज ये बात सदन के सामने स्वीकार करना चाहता हूं कि जहां तक ड्रग के खिलाफ लड़ाई का सवाल है, देश की सभी राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को गंभीरता के साथ लड़ा है। और जो भी योजनाएं गई, जो भी सूचनाएं गई, उसका इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स और इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी इन पावर सभी राज्यों ने बहुत अच्छे ढंग से अमल भी किया है। इसलिए कम से कम एक मुद्दा ऐसा है जिसमें तरीकों में थोड़ा बहुत बदलाव राज्य की जियोग्राफिकल सिचुएशन और आर्थिक व्यापार करने की पद्धति को लेकर हो सकता है, तरीकों में बदलाव, परंतु इसमें कोई मतभेद नहीं है, सब एक पेज पर है। मान्यवर, जहां तक बॉर्डर के राज्य हैं, कल सभी बॉर्डर के राज्यों के सदस्यों ने गंभीरता से विषय रखा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बॉर्डर से ट्रेड का सवाल है। पाकिस्तान के साथ अभी कोई ट्रेड हमारा बॉर्डर से नहीं होता है, इससे ड्रग आने का सवाल नहीं है, परंतु इससे हमारी दिक्कतें समाप्त नहीं होती। ड्रोन से आता है, तस्करी से आता है, सुरंगें बनाकर भेज देते हैं, बंदरगाहों के माध्यम से आता है, एयरपोर्ट से माध्यम से आता है। तो व्यापार बंद करने से इस समस्या का समाधान नहीं आया है। समस्या को जहां जहां पर वो लोग अपना नया तरीका ढूंढते हैं, उसको हमें नसीहत करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। मान्यवर, एक बहुत सारे सदस्यों का सुझाव आया, हो गया भैया, आगे मेरा पूरा भाषण समाप्त होने के बाद आप कुछ कह सकते हैं। मान्यवर, जहां तक कानून का सवाल है, ढेर सारे लोगों ने कहा, दादा ने कहा कि इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, किसी ने कहा कि इसको कठोर बनाना चाहिए। मैं भारत सरकार की नीति बहुत स्पष्टता से इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं।
जो दादा आपको भाषण करना है तो मैं बैठ जाता हूं, 10 मिनट बोलिए। इतने सीनियर सांसद होकर बीच में टोका टोकी करना ना आपकी उम्र के लिए अच्छा है ना आपकी सीनियोरिटी के लिए अच्छा है। मैं बैठ जाता हूं, आप भाषण करिए 10 मिनट प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, हर बार नहीं करनी चाहिए, विषय की गंभीरता को समझना चाहिए। तो बोले नहीं होते। आप इतना क्रोधित नहीं होता हूं भैया, समझाता हूं। कई बार समझाना पड़ता है बड़ों को भी। मान्यवर, जहां तक कानून का सवाल है, मैं इस सरकार की नीति को बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। जो ड्रग का सेवन करते हैं वो विक्टिम है, उनके प्रति सहानुभूति का रवैया होना चाहिए और पुनर्वसन की तैयारी और पुनर्वसन की कानूनी प्रावधान होनी चाहिए। परंतु जो ड्रग का व्यापार करते हैं, इसकी तस्करी करते हैं, इसको नीचे तक पहुंचाते हैं, वो चाहे छोटा हो या बड़ा, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको कानून के शिकंजे के अंदर लाना चाहिए। ये भेद अगर हम नहीं करते हैं तो कभी कभार हम विक्टिम के साथ ही दुर्व्यवहार करेंगे। जो बच्चा इसमें फंस गया है, जो युवा फंस गया है, उसको वापिस आने के लिए और समाज इसको फिर से स्वीकार ले, इस प्रकार का सामाजिक माहौल बनाने की भी हम सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। माननीय सरकार की तो है ही। जैसे पाटिल साहब ने कहा, व्यसन मुक्ति केंद्रों से लेकर इनके रिहेबिलिटेशन सेंटर से लेकर सारी चीजें बहुत बनाई गई, मैं बताऊंगा आगे। परंतु एक सामाजिक वातावरण भी हमने तैयार करना पड़ेगा कि जिसने ड्रग ले लिया वो खराब है, ऐसा नहीं है। इसको फिर से समाज के अंदर पुनः प्रस्तापित सम्मान के साथ करने के लिए, एक सामाजिक माहौल बनाने के लिए भी सभी सांसदों ने साथ में मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। मान्यवर, जहां तक ड्रग के कारोबार पर सख्ती का सवाल है, भारत सरकार ने विगत 3 सालों से ढेर सारे व्यवस्थाएं की हैं। सबसे बड़ा बदलाव हमने किया है, जैसे गृह मंत्रियों के सम्मेलन में भी मैंने आग्रह से किया था, इसके बाद सभी गृह मंत्रियों और डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर भी मैंने कहा था, किसी भी इन्वेस्टिगेशन को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ड्रग की किसी भी जब्ती को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। एक जगह ड्रग की छोटी सी पुड़िया भी मिलती है तो वो इन्वेस्टिगेशन को, ये ड्रग कहां से आई, वो सरहद तक ले जाना पड़ेगा, तभी जाकर पूरा नेटवर्क ध्वस्त होगा। और अगर किसी बंदरगाह पर, एयरपोर्ट पर ड्रग पकड़ा गया तो वो ड्रग छोटे सी छोटी पान की दुकान पर कैसे जाना था, वो पूरे नेटवर्क का अगर हम जांच करते हैं तभी जाकर ये समस्या का समाधान होगा। मैंने सभी गृह मंत्रियों को यह भी कहा है, उसमें राज्य की भी सीमाएं आती है, कई बार अंतरराज्य अंतरदेशीय सीमाएं भी आती हैं, अंतरराज्य की सीमा भी आती हैं, सीमा के पार भी इसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। उस वक्त एनसीबी और एनआईए 2 ऐसी एजेंसियां हैं जो एनसीबी पूरे देश भर में जांच कर सकती है और एनआईए विदेश में जाकर भी जांच कर सकती है। इसीलिए जब एनआईए का कानून हम लेकर आए तब उसमें ड्रग के कारोबार को हमने डाल दिया था। और मान्यवर, मैंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विनती किया था कि अगर आपके राज्य में कोई ऐसा केस है जिसके टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन करते वक्त राज्य की सीमाएं लांघनी पड़ती है, तो आप निसंकोच एनसीबी की मदद ले सकते हैं। एनसीबी हर एक राज्य को मदद करने के लिए तैयार है और कटिबद्ध है। और अगर वो इन्वेस्टिगेशन देश की सरहदों के बाहर जाता है तो आप वो इन्वेस्टिगेशन के लिए एनआईए की भी मदद ले सकते हैं। एनआईए आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। और मुझे आनंद है मान्यवर, लगभग 42 इन्वेस्टिगेशन राज्यों ने एनसीबी या एनआईए को दिए हैं और सफलतापूर्वक
पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आज तीनों एजेंसियां, राज्य की एनआईए और एनसीबी आगे बढ़ रही है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी हमने मिले हैं। और राज्य के सहयोग से केंद्र का नारकोटिक्स के सामने लड़ने की गति भी दुगनी हुई है और उत्साह भी दुगना हुआ है। मान्यवर, एनसीबी और एनआईए को जो केस सौंपे गए, वो केसों को हमने राज्य की एजेंसियों को साथ में रखकर भी इन्वेस्टिगेट किया है। मान्यवर, अभी एक गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट का उल्लेख आया। मैं थोड़ा अप्रोच बदलने की बात करता हूं। एक गोल्डन ट्रायंगल जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, गोल्डन क्रिसेंट ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। ये ड्रग के व्यापारियों ने उसको गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट नाम दिया है। मैं जब भी बैठक में इन क्षेत्रों का शब्द प्रयोग करता हूं, तब डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट कर ही करता हूं। ये मौत का व्यापार करने वाले, हो सकता है वो गोल्डन ट्रायंगल हो नशे के कारोबारियों के लिए, हमारे लिए नहीं होना चाहिए। और ये हमारे अप्रोच के अंदर बदलाव समग्र दुनिया के सामने बहुत बड़ा संदेश भेजेगा। मान्यवर, नारकोटिक्स के खिलाफ भारत सरकार के गृह विभाग ने जो लड़ाई, भारत सरकार के वित्त विभाग ने जो लड़ाई छेड़ी है, और इसमें समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग हमारी मदद में है, इसमें हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसके 3 हिस्से हमने रखे हैं। संस्थागत संरचना की मजबूती, जो इंस्टीट्यूशंस हैं इसको स्ट्रॉन्च करना, जवाबदेह करना और सतत मॉनिटरिंग से उसको अलर्ट रखना। सभी नार्को एजेंसियों का, जिसमें स्टेट की नार्को एजेंसी भी आती है मान्यवर, और केंद्र की भी सभी डिपार्टमेंट आते हैं, उनका सशक्तिकरण और समन्वय, उनको एम्पावर करना और सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, और एक विस्तृत अभियान जागरूकता और पुनर्वसन के लिए हाथ में लेना। ये 3 विभागों में ये लड़ाई की संरचना गृह विभाग ने की है, क्योंकि मान्यवर ये सीमा रहित अपराध है। ये अपराध की कोई सीमा ही नहीं है। कहीं से बैठकर कोई इसका व्यापार कर रहा है और बच्चे हमारे फंस रहे हैं, नस्लें हमारी बर्बाद हो रही हैं। तो जब तक कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन नहीं होता है, हम इस लड़ाई को जीत नहीं सकते हैं। तो 3 स्तर पर, त्रिसूत्रीय फॉर्मूला पर हम आगे बढ़े हैं और ये तीनों सूत्रों पर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से आगे बढ़े हैं। ये किसी एक डिपार्टमेंट की लड़ाई नहीं है, किसी एक सरकार की नहीं है। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उसके सभी डिपार्टमेंट ने साथ मिलकर और देश की सभी सरकारों ने साथ में मिलकर ये लड़ाई को लड़नी है। मान्यवर, हमने जो प्रमुख इनिशिएटिव लिए हैं, इसमें संस्थागत संरचना की मजबूती के लिए मैं बात करना चाहूंगा। 2019 में हमने 4 स्तरीय एनकोड की स्थापना की है। एक शीर्ष स्तरीय एनकोड है। इस शीर्ष स्तरीय एनकोड कमेटी की बैठक हुई थी, मैंने ही इसकी अध्यक्षता की थी और ढेर सारे फैसले हमने लेकर नीचे राज्यों को पहुंचाए हैं। अब वो जिले तक परकोलेट हो गए। मगर इस स्तर पर मैं सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। ढेर सारे राज्यों ने, लगभग 100% राज्यों ने राज्य स्तरीय एनकोड समिति बना ली है। इसकी मीटिंग्स भी होती है, इसकी मिनट्स भी आती है और वहां पर केंद्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधियों को बिठाते भी है, चर्चा भी करते हैं। परंतु सबसे महत्वपूर्ण जो है, जिला स्तरीय संरचना का, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब तक डीसीपी और कलेक्टर इकट्ठा बैठकर, समाज कल्याण अधिकारी इकट्ठे बैठकर और हेल्थ डिपार्टमेंट का बंदा इकट्ठा बैठकर जिला स्तर पर इसकी मीमांसा नहीं करेंगे, ये हमारी लड़ाई सफल नहीं होने वाली। आज तक देश के सिर्फ 32% जिलों में
हम 1.5 साल से प्रयास कर रहे हैं। 32% जिलों में ही समिति बनी है। इस सदन के माध्यम से मैं देश भर के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और केंद्र शासित प्रदेश के सभी सरकारों को, एलजी को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्वयं व्यक्तिगत स्तर पर इंटरेस्ट लेकर आप अपने अपने राज्य में जिला स्तरीय एनकोड समिति की रचना करें। जिस दिन राज्य के, देश के सभी जिलों में जिला स्तरीय एनकोड समिति बन जाएगी और राज्य स्तरीय एनकोड समिति को उसका फीडबैक मिलेगा, ये लड़ाई हमारी बहुत मजबूत हो जाएगी। एनकोड नोडल एजेंसी के तौर पर हमने मान्यवर एनसीबी को रखा है। इसके तहत भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक दल, ड्रग कंट्रोलर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी, एनटीआरओ, पोर्ट ट्रस्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कोस्टल पुलिस और राज्य की नार्को एजेंसी, ये सब मिलाकर एक कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। इसके लिए मान्यवर हमने एक एनकोड पोर्टल भी बनाया है जो एनसीबी चलाती है। एनकोड पोर्टल का काम डेटा इंटीग्रेशन का है। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में एनकोड पोर्टल बन गया है और अब बहुत अच्छा काम कर रहा है। राज्य स्तर के एनकोड तंत्र के भी सभी 4 राज्य स्तरीय हितधारक इसके मेंबर है मान्यवर, और बहुत सारी एजेंसियों के तालमेल को इस एनकोड पोर्टल के माध्यम से सुचारू रूप से हमने नीचे तक पहुंचाया है। 2 साल हो गए हैं पोर्टल बने हुए। 2 साल में हमने बहुत अच्छे परिणाम, बड़ी बड़ी जब्तियां ये पोर्टल के माध्यम से की है और पोर्टल पर ढेर सारी जानकारियों को भी डाला है। अधिकृत एजेंसियों के सारे नंबर डाले गए हैं, समस्त जानकारियां डाली है। भारत सरकार ने किए हुए सारे एमओयू डाले हैं, द्विपक्षीय समझौतों को डाला है। प्रशिक्षण कैलेंडर जो देश भर का है, लॉयर्स का प्रशिक्षण कैलेंडर, इन्वेस्टिगेटर का प्रशिक्षण कैलेंडर और पुनर्वसन का काम करने वाले सोशल वेलफेयर के अधिकारियों का प्रशिक्षण कैलेंडर, उसको भी डाला है। कुछ लैंडमार्क जजमेंट जो प्रो प्रोसिक्यूशन है उसको भी वहां डाला है। एनुअल रिपोर्ट भी वहां डाल दी जाती है। एनसीबी की हैंडबुक जो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके लिए है, वो भी हमने इस पर डाला है। मीटिंग्स की मिनट्स भी इस पर 24 घंटे में अपलोड कर दी जाती है और एटीआर को भी अपलोड कर जाती है। एक प्रकार से संपूर्ण सूचनाएं एक ही जगह से जिले स्तर के, पुलिस स्टेशन स्तर के अधिकारी को भी उपलब्ध हो जाए, इस प्रकार की प्रणाली हम लेकर आए हैं और उसको एक ही छत्र के नीचे चलाकर राज्यों को और पुलिस स्टेशन तक की पूरी चीजों को हमने कोऑर्डिनेट किया है। मान्यवर, अभी इंटरपोल की जनरल असेंबली हमारे देश में हुई, उसमें नारकोटिक्स और टेरर लिंक्स पर विषय मैंने उठाया था और वहां पर भारत की ओर से आग्रह किया गया है कि इंटरपोल नारकोटिक्स और टेररिज्म और नार्को के व्यापार से टेररिज्म का वित्त पोषण, ये 3 विषयों पर रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म सभी देशों का बनाए तो सभी देश इससे आगे बढ़ सकते हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज भी हो सकता है। यहीं पर अभी नो मनी फॉर टेरर का पूरे देश भर के गृह मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। वहां पर भी हमने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए, नारकोटिक्स की लड़ाई के लिए बहुत थ्रस्ट दिया गया है। मान्यवर, हमने एक संयुक्त समन्वय समिति भी बनाई है और केंद्रीय स्तर पर इसकी ढेर सारी बैठक भी की है। एनसीबी की कैडर को भी हमने पुनर्गठित किया है। 419 पदों का सृजन कर जिसमें सीनियर ऑफिसर ज्यादा है क्योंकि राज्यों को असिस्ट करना है, इसको हमने आगे बढ़ाने के लिए एक इनिशिएटिव लिया है। नार्को अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस जिसका शॉर्ट फॉर्म है
निदान उसको भी तैयार किया है और हर केस की चालान और हर केस के जजमेंट को इस पर अपलोड कर कर प्रोसिक्यूशन के वकीलों के लिए टिप्स भी इस पर उपलब्ध है। और इसके साथ साथ इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS के लिए भी जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली और जेल का डेटा दोनों भी हम साझा कर रहे हैं। मान्यवर, ड्रग नेटवर्क के चार्ट को भी हमने मैपिंग कर लिया है और पूरे राज्यों में ड्रग आने का रास्ता कौन सा है और उसके नेटवर्क की संभावनाएं क्या है, उसको भी 472 जिलों में हमने मैप कर कर राज्यों को भेज दिया है। बहुत बड़ी एक्सरसाइज। 2 साल तक भारत सरकार के सभी अधिकारियों ने 472 जिलों का मैपिंग किया है, सर्वे के आधार पर किया है, सूचनाओं के आधार पर किया है और जो जब्ती की गई, जो केस बने गए, जो सजाएं हुई है और जो इंट्रोगेशंस के रिपोर्ट्स आए, ये सबको संकलित करते मैं इस सदन में बैठे हुए सभी व्यक्तियों को कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए। कितना भी बड़ा अपराधी है, 2 साल में स्थिति ऐसी आने वाली है, इसकी जगह जेल की सलाखों के पीछे। और ये सुनकर अगर किसी को इसमें से वापिस आ जाना है तो अच्छी ही बात है, आ सकते हैं। मान्यवर, NDPS के तहत हमने सीमा सुरक्षा बल, SSB, असम राइफल, ये तीनों को केस करने के अधिकार दे दिए गए हैं, क्योंकि कहते हैं भाई सीमा भारत की जिम्मेदारी है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है, निगरानी नहीं रखते, ड्रग वहां से आ रही है। और जब BSF को अधिकार देते हैं तो कहते हैं राज्यों के अधिकार ले लिए, तो BSF वहां क्या करेगी भाई? आप बताइए मुझे, क्या करेगी? मान्यवर, ये ऐसा मसला नहीं है। और BSF कौन सी फॉरेन एजेंसी है? हमारे देश के दुश्मन ड्रग भेज रहे हैं, BSF वाले पकड़ेंगे, केस करने का अधिकार नहीं है। SSB वाले पकड़ेंगे, केस करने का अधिकार नहीं है। क्या करेंगे निहत्था बैठकर? जो लोग इसको पॉलिटिकल इश्यू बना रहे हैं वो ड्रग के कारोबार का समर्थन कर रहे हैं। एजेंसियां निहत्थी होकर काम नहीं कर सकती। मान्यवर, एजेंसियों को अधिकार देना पड़ेगा और मेरा स्पष्ट मानना है कि एजेंसियों को अधिकार देना चाहिए। हमारी एजेंसियों पर, देश की एजेंसियों पर, देश का संसद को अगर भरोसा नहीं है तो किस हिम्मत से वो काम करें? मान्यवर, इसी तरह से भारतीय तटरक्षक और सारे जो कोस्टल पुलिस स्टेशन बने हैं राज्यों के, उसको भी अधिकार दिया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को भी हमने अधिकार दिया है। और NIA को दुनिया भर में अगर हमारे देश में ड्रग के कारोबार से जुड़ी हुई कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो आज NIA दुनिया भर के देशों में जाने के लिए इसी संसद ने उसको सशक्त किया है, अधिकार दिया है और एम्पावर किया है। मान्यवर, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी हमने ढेर सारे एक्सपर्ट्स हायर किए हैं। वित्तीय दस्तावेजों के विश्लेषण और उस पर से तारण निकालने के लिए ढेर सारी एक्सपर्ट्स की टीम भारत सरकार के गृह विभाग ने हायर की है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कई ऐसे सारे सॉफ्टवेयर बनाए हैं जिससे सॉफ्टवेयर के आधार पर ही इसको पकड़ा जा सके। और अभी अभी जो जिक्र करते थे कि गुजरात की बंदरगाह से 3000 किलो नशा पकड़ा गया, जो आज तक का सबसे बड़ा कैच है, वो कस्टम के सॉफ्टवेयर एनालिसिस के आधार पर ही पकड़ा गया। और मान्यवर, अभी कुछ सदस्य पढ़ रहे थे, मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, सिर्फ एक दृष्टिकोण के बदलाव की विनती करना चाहता हूं। किस राज्य में से सबसे ज्यादा ड्रग्स पकड़े गए, उसका मतलब हम ये ना निकाले कि वो राज्यों में सबसे ज्यादा ड्रग है। इसका मतलब ये है कि वो राज्य सबसे ज्यादा काम करता है और पकड़ता है। अगर पकड़ते ही नहीं है तो कुछ नहीं पकड़ा जाएगा, तो फिर पंजाब में ड्रग ही नहीं है। अगर पकड़ना नहीं है तो आंकड़े अच्छे ही हो जाएंगे। मगर क्या इस शुतुरमुर्ग नीति से हम देश को बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते।
हमारा मुंह मिट्टी में डालने से आंधी नहीं चली जाती मान्यवर, आंधी को फेस करना पड़ता है, सीने पे झेलना पड़ता है। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। एक मिनट मान्यवर कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे ड्रग कहां से आ रहा था। ड्रग गल्फ कंट्रीज से आ रहा था। इसके मालिक कौन है, उनको सारे के सारे पकड़ लिए गए हैं, फैक्ट्रियां सील कर दी गई हैं और उसके आधार पर देश के 12 राज्यों में रेड कर वहां भी कारोबार करने वालों को पकड़ लिया। और दूसरी बात, अभी मेरे पास नहीं है, मुझे मालूम नहीं था कि मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की तरह इस सदन में जवाब देना पड़ेगा, तो मैं डिटेल लेकर नहीं आया हूं, मगर चालान कर दिया गया है, ऑनलाइन उपलब्ध है, सर्च कर नहीं मिलना है तो मुझे बताइएगा, मैं भेज दूंगा आपको। माननीय अध्यक्ष जी, संपत्तियों को जब्त करने के लिए भी हमने कार्य पद्धति डिस्ट्रिक्ट लेवल तक सर्कुलेट कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग की चैनलें, हवाला लेन देन और डार्क नेट, ये तीनों के लिए हैकाथॉन कर हमने ढेर सारे बच्चों के टैलेंट को संग्रहित कर एक बहुत सटीक रणनीति बनाई है, जो सार्वजनिक करना ठीक नहीं है, परंतु मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये सारी चैनलों का उपयोग कर कोई मानता है कि एजेंसियों की नजर के बाहर जाएगा, तो वो ऐसा नहीं होगा। ढेर सारे लोग पकड़े गए हैं और आगे भी अभियान हमने नारकोटिक्स के पकड़ते वक्त और एयरपोर्ट पर और बंदरगाहों पे डॉग स्क्वाड की तंगी थी, तो हमने हमारे ही स्वदेशी डॉग की नस्ल को तैयार कर अब बहुत बड़ी मात्रा में डॉग स्क्वाड बना लिए हैं और हम राज्यों को भी मान्यवर दे रहे हैं। मान्यवर, एनकोड के स्ट्रक्चर से जो प्रभावी समन्वय हो रहा है, इसको नीचे तक ले जाने के लिए हमने ढेर सारी सूचनाएं दी हैं। इसके साथ साथ एकीकृत ड्रग डेटा, सूचना प्रबंधन, सरकारी आदेश, सरकारी कानूनों, जो मैपिंग किया गया है इसकी डिटेल्स, मैपिंग को एक्सप्लोर करने के लिए जो नियम बनाए गए, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सचेंज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और न्यायालय के अच्छे प्रोसिक्यूशन के पक्ष में आए हुए आदेशों का एनालिसिस और आर्ग्यूमेंट्स, ये सारा तैयार कर जिला स्तर तक एनकोड के माध्यम से हमने भेज दिया है। मान्यवर, डेडिकेटेड एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स भी हमने बनाया है। राज्यों और संघ क्षेत्रों के समर्पित एक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स भी राज्यों की सहायता में उपलब्ध है। इसके साथ साथ फार्मा डिपार्टमेंट जो भारत सरकार का है, दोहरे उपयोग वाली दवाइयों के लिए कितना मिनिमम उपयोग हो सकता है, इस पर भी एक अधिकारियों का समिति बनाकर कितनी दवाओं पर बैन कर सकते हैं, जिसके विकल्प उपलब्ध हैं, वो दवाइयों को पूर्णतः बैन कर दिया जाए, इस पर भी काम चालू है। 4 मीटिंग हो गई है, अंतिम मीटिंग मार्च महीने में रखी है। मुझे आशा है कि ढेर सारी दवाइयों को प्रतिबंधित श्रेणी में हम ले जाएंगे, जिससे इसके उपयोग पर रोक लगाई जा सके। मान्यवर, समुद्री रास्ते से तस्करी रोकने के लिए मैं इतना बताता हूं कि एक जमाना था जब सीमाओं से नारकोटिक्स आता था, आज भी आता है, ड्रोन से आता है। जो ओपन सरहदें हैं उत्तर पूर्व की, वहां से भी आता है, परंतु 60 से 70% नारकोटिक्स अब समुद्री रास्ते से और एयरपोर्ट से आता है। इसको पकड़ने के लिए भी हाई लेवल टास्क फोर्स बना दिया गया है और हमने भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एनसीबी चारों की संयुक्त साप्ताहिक बैठक कर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, जिसमें कस्टम और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर को भी रखते हैं। तो हम एक भी कोना ऐसा छोड़ना नहीं चाहते जहां से ड्रग की अवैध कारोबार भारत के अंदर प्रवेश हो। मान्यवर, अवैध खेती का जहां तक सवाल है,
हमने कुछ सॉफ्टवेयर बनाए हैं, ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। मैं मणिपुर के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि सबसे पायलट प्रोजेक्ट हमने वहां लिया था। वहां पर लगभग 1000 हेक्टर अवैध नशे की खेती को डिस्ट्रॉय कर उनको वहां पर हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन कर रिहेबिलिट करने का प्रयास किया। इसी प्रकार का प्रोग्राम हमने राजस्थान के लिए भी बनाया है, मध्य प्रदेश के लिए भी बनाया है, सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए भी हमने बनाया है। और ये हमारा जो अध्ययन समूह है गृह मंत्रालय का, इसने बहुत अच्छा रोड मैप राज्यों को बनाकर इस विषय में दिया है। माननीय डार्कनेट और क्रिप्टो पर लगाम लगाने के लिए भी, जैसा मैंने पहले कहा कि एक अलग अलग प्रकार के हैकाथॉन किए गए, देश के चारों कोनों में किए गए, लगभग 3200 से ज़्यादा युवा इसके अंदर हिस्सा लिए, ढेर सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुई है, इससे एक MOB बनाया गया है। परंतु इसके साथ साथ मैक, जो एक सभी एजेंसियों के समन्वय का सेंटर है, सब मैक के रूप में हमने नार्को के लिए एक अलग मैक की व्यवस्था को गठित किया है। और इसके अंदर नार्को ट्रैफिकिंग प्लेटफॉर्म की निगरानी, ड्रग नेटवर्क के इंटरसेप्शन, ट्रेंड्स के निरंतर एनालिसिस, डेटाबेस के अपडेट को एनालिसिस कर नई रणनीति बनाना और कार्य प्रणाली और नोड्स पर ध्यान देते हुए एक बहुत अच्छी रणनीति साप्ताहिक इसका रिव्यू हम करते हैं। और मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ा फायदा मान्यवर हुआ है। नार्कोटिक्स का प्रशिक्षण का मॉड्यूल भी बनाया गया है। 5 अलग अलग प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाए गए हैं, जिसके अंदर नार्कोटिक्स के केस को किस तरह से लड़ा जाए, चालान करने के पहले मिनिमम क्या इसके अंदर चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है, इसके साथ साथ जब जब्ती होती है तब क्या केयर लेनी है जिसका फायदा व्यापार करने वालों को प्रोसिक्यूशन के वक्त न मिल पाए। तीसरा, पुनर्वसन के लिए भी एक ट्रेनिंग का मॉड्यूल बनाया है। चौथा मॉड्यूल इलेक्ट्रॉनिक एनालिसिस का, सारे डेटा के एनालिसिस का बनाया है। और 5वां मॉड्यूल समन्वय के लिए, अगर फिजिकली नहीं मिल सकते हैं तो ऑनलाइन समन्वय कैसे हो सकता है, इसका भी हमने मॉड्यूल बनाया है। और ये 5 अलग अलग मॉड्यूल का डिस्ट्रिक्ट तक का ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है। मैं बड़े हर्ष के साथ बताना चाहता हूं कि राज्य स्तर के ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 दिसंबर को सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के हमने समाप्त कर दिए गए और 40% डिस्ट्रिक्ट में भी ये काम हो चुका है। नार्कोटिक्स के फॉरेंसिक के लिए भी NCB और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के बीच में हमने एक समझौता किया है। और नार्कोटिक्स की रीजनल लैब हम लगभग देश में 6 भारत सरकार बना रही है, जिससे सैंपल के टेस्टिंग के अंदर देरी नहीं होगी, किसी के बेल होने का संभावना को मिनिमम कर दिया जाए। इस प्रकार की व्यवस्था आज हमने करी है। और उसमें डेट के हिसाब से प्रायोरिटी नहीं होगी, क्वांटिटी के हिसाब से प्रायोरिटी होगी, जिससे संजीदगी वाले केस जो है, बड़ी मात्रा वाले केस है, उसके अपराधियों को बेल न मिल पाए। और मान्यवर, ये इससे काफ़ी लोगों को तकलीफ पड़ेगा, मुझे मालूम है, मगर हम चाहते ही है कि उनको तकलीफ पड़े, इसलिए ये व्यवस्था को मान्यवर किया है। जहाँ तक नशामुक्त भारत का अभियान है मान्यवर, मैं आपको कुछ चीज़ें सदन को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि न्याय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त 2020 को ये अभियान को हमने लॉन्च कर दिया गया है। और 372 जिले जो मैंने कहा मैपिंग किए हुए हैं, वो सभी 372 जिलों में लगभग हमने इसको नीचे तक, तहसीलों तक पहुंचाने की शुरुआत की है। इसके तहत लगभग 2.7 लाख से ज़्यादा शैक्षिक संस्थाओं में 14 करोड़ से ज़्यादा बच्चों ने नशा मुक्ति का शपथ लेने का कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से मान्यवर किया है। 8000 से ज़्यादा मास्टर स्वयंसेवकों की पहचान कर दी गई है, जो मिनिमम मानदेय लेकर अपना ये काम करते हैं और सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से भी इसकी प्रसिद्धि करते हैं। नशा मुक्ति की राष्ट्रीय ऑनलाइन शपथ के माध्यम से लगभग 1 लाख शैक्षिक संस्थाओं को और इसके माध्यम से और युवाओं को इसके साथ जोड़ने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। जो ऑनलाइन सफलता होगी, FCRA का जिक्र कर रहे थे,
इसमें ढेर सारे एनजीओ भी जुड़े हैं, मगर ये एनजीओ ऐसे हैं जो भारत के समाज को स्वस्थ करना चाहते हैं। कुछ एनजीओ ऐसे होते हैं जो भारत के समाज को प्रताड़ित करना चाहते हैं। दोनों के लिए भारत सरकार की नीति एक नहीं हो सकती। एफसीआरए के कानून का जो पालन नहीं करेगा उसके साथ सख्ती की जाएगी, कोई दया का भाव नहीं रखा जाएगा। विदेश से आए हुए धन के स्रोत राज्य की निगरानी में नहीं हो, ऐसा नहीं चलेगा। बहुत चला लिया जब आपकी सरकार थी। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, देश को खत्म करने के लिए देश के अंदर एक कानी पाई भी हम नहीं आने देंगे। आज भी पीएम केयर फंड की तफ्तीश होगी। पीएम केयर फंड की माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, इस मिशन के अंदर चिन्मय मिशन भी जुड़ा है, रामकृष्ण मिशन भी जुड़ा है, आर्ट ऑफ लिविंग भी जुड़े हैं, ब्रह्मा कुमारीज भी जुड़े हैं, निरंकारी मिशन भी जुड़ा है और ढेर सारे आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक संगठन भी जुड़े हैं। इन पर कोई तकलीफ नहीं है, उनको एफसीआरए के कानून से कोई दिक्कत भी नहीं है। मगर जो लोग देश के अंदर देश की डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं और इसके लिए एफसीआरए का उपयोग करना चाहते हैं, तो वो कानूनन इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। इस पर सख्त कार्रवाई। मान्यवर, हमने लगभग 341 इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर भारत सरकार के फंड से बन गए हैं और 300 बना रहे हैं, जिसके अंदर दुनिया भर की आधुनिक से आधुनिक रिहेबिलिटेशन की पद्धतियों को अपनाया जाएगा और हमारे बच्चों को फिर से एक बार देश के विकास के साथ जोड़ने का इसके माध्यम से मान्यवर हम काम करेंगे। और नशीली दवाओं के खिलाफ जागरूकता के लिए हमने सबसे ज्यादा युवाओं को जोड़ने की रणनीति अपनाई है। जैसे जब हम उम्र बात करता है तो जल्दी युवा उसको सुनता है, तो युवा इसकी चपेट में न आए, इसके लिए हमने करे हैं। 41 एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज भी सरकारी अस्पतालों में जो बहुत ज्यादा एडिक्ट हो गए हैं, इसके लिए हमने शुरू की है और 75 बनाने का हमारा कार्य योजना है। मान्यवर, 72 आउटरीच ड्रॉप इन सेंटर भी बनाए हैं, जिनको अभी शुरू में लत लगी है, उसको जिसको लत के कारण शरीर बर्बाद हो गया, मन बर्बाद हो गया, इसके साथ बिठाते हैं तो भयावह परिणाम देखकर वो नशे की लत से वापिस आता है। ऐसे भी सेंटर हमने लगाए हैं और लगभग 2 लाख परामर्शदाता भी हमने तैयार किए हैं जो ऐसी केस में परामर्श देने का काम करते हैं। मान्यवर, नशा मुक्ति के लिए मैंने जैसे कहा कि एनकोड की बैठक स्वयं मेरी अध्यक्षता में हुई। नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर मैंने क्षेत्र वाइज भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। दक्षिण का बैठक बाकी है, बहुत जल्दी कर दूंगा। बाकी असम भी किया, गुजरात में भी किया, पंजाब में भी किया। क्षेत्रीय बैठक कर भी राज्य के अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए हमने काम किया है। और मान्यवर, मैं इतना बताना चाहता हूं कि हमने 75 साल के मौके पर एक लक्ष्य लिया था कि हम 60 दिन के अंदर 75,000 किलो ड्रग को जलाएंगे। मुझे कहते हुए आनंद है, 60 दिन में 1,60,000 किलो से ज्यादा ड्रग को हमने जलाने का काम। और ये अभियान जो मैंने सारा बताया, उसको ऑल ओवर मॉनिटरिंग के लिए गृह मंत्रालय के अध्यक्षता में, गृह सचिव की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव, रसायन और उर्वरक सचिव, स्वास्थ्य सचिव, फार्मा विभाग के सचिव, राजस्व विभाग के सचिव और पोर्ट डिपार्टमेंट और एयरपोर्ट अथॉरिटी के सचिव को इसके साथ एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है जो हर 15 दिन में बैठकर इसकी मीमांसा करती है। मान्यवर, प्रयास तो करते हैं, योजनाएं भी बनती है, मगर कई बार प्रयास करते वो जमीन पर नहीं उतरते। मगर ये एक ऐसी सरकार है जो प्रयास करती है उसको लॉजिकल एंड तक लेकर जाती है। जब हम तय करते हैं कि देश के हर गांव में बिजली पहुंचेगी, तो 70 साल से जहां बिजली नहीं पहुंची, ऐसे 20,000 गांवों में 20 महीनों में हम बिजली पहुंचाते हैं।
जब हम तय करते हैं कि हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे तो हम पहुंचाने में सफल होते हैं। और अब तय किया है मोदी जी ने कि जल से नल पहुंचाएंगे। मुझे भरोसा है जल से नल भी पहुंचाएंगे। मान्यवर, हमने तय किया कि इस देश को नशे की लत से इस देश की युवानी को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। कोई कुछ भी मानता हो, इसके नतीजे मिल रहे हैं। मान्यवर, आंकड़े कभी झूठ नहीं होते हैं और आंकड़े प्रयासों को की पुष्टि करते हैं। इसलिए मैं आंकड़े जरूर देना चाहता हूं। 2006 से 13 का और 2014 से 22 का। अब कोई सवाल ना पूछे 6 से 13 का क्यों लिया है। सब समझते हैं, यहां भी समझते हैं, वहां भी समझते हैं। मान्यवर, 2006 से 13 में 22,45,000 किलो ड्रग पकड़े गए। 22,45,000। 2014 से 22 में 62,60,000 किलो ड्रग पकड़े गए। मान्यवर, यूनिट्स में देखे तो 10 करोड़ यूनिट्स पकड़े गए और अब मोदी जी के शासन में 24 करोड़ यूनिट पकड़े गए। कीमत में लगभग 23,000 करोड़ की कीमत थी 2006 से 13 में। इतनी महंगाई वहां नहीं हुई है जिससे कीमत बढ़ जाए, मात्रा बढ़ी है 23,000 करोड़। और मान्यवर, अब 97,000 करोड़ के ड्रग को पकड़कर जला दिया गया, 5 गुना ज्यादा। मान्यवर, मामले 1,45,062 रजिस्टर हुए थे, इसमें 4,14,697 मामले थे और कुल गिरफ्तारी 1,62,908 हुई थी और यहां पर 5,23,234 हुई। पहले गंभीर प्रकार के केसों की क्वालिटी नहीं बनी थी। ड्रग के सेवन करने वाले का केस अलग होता है, ड्रग के खुदरा व्यापार करने का केस अलग होता है और ड्रग स्मगलिंग और ड्रग के डीलर का केस। हमने डीलर और स्मगलिंग के केस को गंभीर प्रकार के 13,000 केस मान्यवर डीलर और स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ रजिस्टर हुए। ये बताता है कि हमारी दिशा सही है, परिणाम भी मिल रहे हैं। मान्यवर, कई बार मैं तो आश्चर्य करता हूं, कई बार सभाओं में मैंने देखा एक राष्ट्रीय नेता अब उपस्थित नहीं, उपस्थित होते तो नाम भी दे देता, यात्रा में है तो नहीं, मैंने कहा ना, नहीं, मैं सुनिए ना, मेरा सोच के बारे में कुछ नहीं है, समझ के बारे में समझो जरा। मान्यवर, मैंने गुजरात के चुनाव के वक्त एक भाषण सुना कि गुजरात में ड्रग का कारोबार बढ़ गया है, गुजरात से ड्रग पकड़ा जाता है। अरे भाई, देश की सीमा है, बंदरगाह है, बंदरगाह से आएगा, हम पकड़ेंगे तो अच्छा किया या बुरा किया, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। अब पंजाब में नहीं पकड़ा जाता है तो क्या बिट्टू साहब कह सकते हैं पंजाब में ड्रग नहीं है? भाई, पकड़ना कोई बुरी बात नहीं है, पकड़ना अच्छी बात है और हम इस कमेंट से कोई हतोत्साह नहीं होंगे और पकड़ेंगे और खत्म करेंगे। मान्यवर, ये जो जिस प्रकार की चीजें कर रहे हैं, मुझे तो मालूम नहीं है पूरी लड़ाई को समझ रहे या नहीं समझ रहे। मान्यवर, पिछले 5 वर्ष में हमने 61 नए साइटोट्रोपिक पदार्थों को अधिसूचित किया है जो पहले इस कैटेगरी में नहीं आते थे। अब एफएसएल से सिद्ध कर इसको करा है। जब्ती की क्वालिटी में भी सुधार आया है। लगभग भारतीय एजेंसियों ने 14,000 किलो ट्रामाडोल को भी जब्त करने का काम किया है। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अभियान कोई एक सरकार का नहीं हो सकता, ये अभियान कोई एक दल का भी नहीं हो सकता, ये अभियान कोई एक एजेंसी का भी नहीं हो सकता। केंद्र और राज्य की सभी एजेंसियों ने एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर समान तीव्रता और समान गंभीरता के साथ इस अभियान को चलाना पड़ेगा, तब हम हमारी आने वाली नस्लों को बचा पाएंगे। मान्यवर, ये लड़ाई ऐसे नाजुक मोड़ पर है, अगर इस वक्त हम जीतते हैं तो हम हमारी नस्लों को बचाते हैं और इस वक्त अगर नशे के व्यापारी जीतते हैं तो हमारी नस्लों को कोई बचा नहीं सकता। इसलिए मेरा पूरा सदन से अनुरोध है मान्यवर कि इस एक मुद्दे पर हम राजनीति न करें। सभी राज्य की सरकार एक साथ आए, जिला स्तरीय एनकोड की रचना करे,
और ये जो अभियान मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के गृह विभाग ने चलाया है, वो अभियान को सभी लोग मजबूत बनाए। हम भी राज्यों के अभियान को मजबूत बनाने के लिए बहुत तत्पर हैं और उत्सुक भी हैं। सब केंद्र शासित प्रदेश, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और समग्र देश की जनता और हम सभी जनप्रतिनिधि मिलकर इस अभियान को सफल बनाए और जीरो टॉलरेंस टू ड्रग और नशा मुक्त भारत की रचना करे। यही अभ्यर्थना कर मेरी बात को सर मैंने भाग नहीं लिया। 1 मिनट में सर समाप्त। जिन्होंने भाग लिया उनको गृह मंत्री जी अपने विस्तार से चर्चा किए हैं, बहुत सारे मैडम बैठ जाइए, व्याख्या दिए हैं। माननीय लगता है सदस्य। कि- एक मिनट मैं आपको